नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका नॉन अकेडमिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र का जो वीडियो है, ये एक ही बार में कंप्लीट करूँगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है विकास। तो विकास के बारे में आपको पता ही है। और इसका जो MCQ है वो आपको खुद से करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट वो लगा दूंगा, लेकिन इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है। इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकास से आप क्या समझते हैं। इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर शिशु मृत्यु दर क्या है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। ये सब जो है छोटा छोटा प्रश्न जो कि हो सकता है कि आपका आएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI क्या समझते हैं। पंजाब से अधिक केरल को क्यों अधिक विकसित मानते हैं लोग। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न जो है ना, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। एक क्वेश्चन आएगा कि विश्व बैंक और IMF इन दोनों के, या सॉरी, ये वाला विकास मापने का UNDP का जो मापदंड है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा। तो विकास को मापने के लिए UNDP का जो मापदंड है, किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो जो क्राइटेरिया UNDP अपनाता है और कौन सा क्राइटेरिया विश्व बैंक अपनाता है, दोनों में क्या अंतर है, ये इसमें बताया गया। तो इसमें देखिए कि जो विश्व बैंक का जो मापदंड है वो सिर्फ आय पर आधारित है, यानी उसमें सिर्फ आय कैलकुलेट किया जाता है, क्या इनकम कितना है। आय के अलावा और भी कई मापदंड होते हैं जो कि विकास को जानने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन यूएनडीपी जो है यूएनडीपी जो है वो क्या कहता है, वो इस सब को यूज़ करता है। जैसे कि एक तो हो गया आय, जो कि होगा ही होगा इसमें भी। और दूसरा क्या है, दूसरा लोगों का स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य हो गया। और तीसरा क्या है, शैक्षिक स्तर यानी कि शैक्षिक शिक्षा। ठीक है, तो ये तीन UNDP यूज़ करता है, जो कि ज़्यादा बेहतर है किसके मुकाबले, विश्व बैंक के मुकाबले। तो यही बताना था इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आय के रूप में यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आय के लिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और कोई दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये वाला देख सकते हैं कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि अब से 50 वर्ष बाद क्या संभावनाएं हो सकती है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे कुछ और इसमें कुछ है नहीं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ऐसे देख सकते हैं कि विकासशील और विकसित देश में क्या अंतर है। ठीक है, तो विकसित देश या विकासशील देश में क्या अंतर है। तो विकसित देश नई तकनीक, औद्योगिक विकसित उद्योग है, वहाँ पे उच्च स्तरीय रहन सहन है, उच्च प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर वहाँ पे उच्च है। ठीक है, लोगों का जो जीवन स्थिति है या स्वास्थ्य स्थिति है, यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और नियंत्रण उन पर, ये सब क्या है, बेहतर है। विकासशील देश में क्या है, इसका ठीक उल्टा होगा। औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर में कमी है, रहन सहन भी सामान्य है या दोनों लगन निम्न है, कुछ भी हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य का यहाँ पे क्या है, अभाव है, यानी कि यहाँ पे क्या है, अधिक मृत्यु दर है। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको बताना है, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, जो हमें पुनः प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे कि फसल और पौधे, ये सब क्या है, पुनः पूर्ति करता है कौन, प्रकृति। लेकिन यहाँ भी हम इन संसाधनों का उचित उपयोग करना होगा। मतलब जैसे कि भूमिगत जल है। ठीक है, तो भूमिगत जल भी क्या है, एक तरह का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इसके अलावा सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसका भी क्या करना होगा, ढंग से सही तरीके से उचित उपयोग करना पड़ेगा। ये गैर नवीकरणीय जिसका हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या है, एक तरह का सीमित संसाधन है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कौन कौन सा है, तो कोयला। ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है, गैर नवीकरणीय, यानी कि एक बार आप खत्म कर दोगे तो दोबारा से आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी ये क्या है, निश्चित भंडार है इसका, इनकी पुनःपूर्ति नहीं हो सकती। आसान सा क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत किन पक्षों को दिया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर में भी आपको याद है, MCQ आप खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है,
जब भी कोई ये लिखिए ना प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, तो साथ ही साथ यहाँ पे ही एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे ही आपको उदाहरण दे देना होगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। फिर तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? फिर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसे कहते हैं? पहचान बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये सब छोटे-छोटे प्रश्न हैं, ठीक है? आसान कुछ प्रश्न है, कोई दिक्कत वैसा होगा नहीं। मनरेगा का पूरा नाम लिखिए, तो ये भी आ सकता है। अब बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखते हैं कि मनरेगा, मनरेगा के उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्र सरकार 2005 में क्या किया था, भारत के 200 जिलों में यह अधिकार लागू किया था कि यहाँ पर प्रत्येक ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है? इसमें क्या-क्या उद्देश्य था वो देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम की ज़रूरत है, उन लोगों को सरकार द्वारा कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिनों का कम से कम रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। फिर जो भी रोजगार दिया जाएगा उसमें एक भाग किसकी होगा? महिलाओं का होगा। ये भी आरक्षित किया करने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो क्या देना पड़ेगा? बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। यानी कि 100 दिन अगर साल भर में काम नहीं कर पाए, ठीक है? 100 दिन, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसका भरपाई करना होगा और भरपाई का रूप को ही बोला गया यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता। फिर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि के लिए और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने वालों का वाले कामों को वरीयता देना होगा, ये भी बोला गया था, ठीक है? फिर 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को काम उपलब्ध कराना, ये भी बोला गया था। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक क्षेत्र में रहते हैं और आपको बोला है कि आप जाइए 50 किलोमीटर दूर जाकर के आप काम कीजिए, तो वैसा नहीं करना था। 5 किलोमीटर ही रेडियस दिया गया था, ठीक है? 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्या कीजिए किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है? तो इसको पढ़ने के लिए आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, वैसा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है? फिर सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जा रहा है? ये भी आसान क्वेश्चन है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उत्तर में समर्थन कीजिए। ये सब बेकार क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो है ना प्रश्न में से आप क्या समझते हैं? और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पर उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रश्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? पहले तो ये बताना होगा। तो इसके अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो नियोजित प्रतीत होते हैं। नियोजित प्रतीत मतलब ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं, परंतु वो वास्तव में क्या है? बेरोजगार है। इसके अंतर्गत किसी काम में लोगों की आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे रहते हैं। यदि कुछ लोगों को वहां से हटा भी दिया जाता है तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपका बुक में अच्छा से दिया हुआ है कि एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? और 5 लोगों में से अगर 2 लोग किसी फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, तो पहले 5 लोग जब थे, तब भी 100 किलो गेहूँ उत्पादित हो रहा था। अब 3 लोग बचे हैं, तब भी 100 किलो ही गेहूँ उत्पादित हो रहा है। यानी कि ये जो 2 लोग हैं, इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि ये लोग क्या थे असल में? ये लोग प्रचंड बेरोज़गारी के शिकार थे। यानी कि ये लोग बेरोज़गार थे, ठीक है? तो ये वाला एग्ज़ाम्पल आपका बुक में दिया हुआ है। अब ग्रामीण क्षेत्र में प्रचंड बेरोज़गारी तो आप देख सकते हो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है? कि उदाहरण के लिए एक 13 लोगों का परिवार है जिसमें जिनके पास एक खेती योग्य भूखंड है, जहाँ पे सभी काम करते हैं। इनमें से 7 लोगों को अगर हटा दिया जाता तब भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। इसलिए यह 7 अतिरिक्त जो लोग हैं ये क्या है? प्रचंड रूप से नियोजित होते हैं, यानी कि ये प्रचंड बेरोज़गार है। शहरी क्षेत्र का एग्ज़ाम्पल में देखा जाए तो छोटे-मोटे दुकानों में काम करने वाले और व्यवसाय में लगे परिवार हैं, ठीक है? परिवारों में भी ऐसे ही प्रतीत होता है। फिर अगला प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है वो बताना। तो इसको भी पढ़ लीजिए कहानी के जैसा, ठीक है? मेन क्वेश्चन आपका ये वाला फेस हो जाएगा, खुली बेरोज़गारी और प्रचंड बेरोज़गारी में अंतर क्या है? तो खुली बेरोज़गारी मतलब कि ऐसे लोग जो काम करने योग्य है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसमें अधिक इस प्रकार की बेरोज़गारी जो है कहाँ मिलती है? अधिक क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को भी काम उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है, मतलब ये सामने दिखाई देते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतया क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं, इनके पास काम एकदम ही नहीं होता। प्रश्न बेरोजगारी क्या है कि इसके अंतर्गत तो वे लोग आते हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें हटा भी दिया तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर मिलती है। इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक क्या होते हैं? यहाँ पे लोग होगा, ठीक है? लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे रहते हैं।
इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये काम में लगे हुए हैं तो पता नहीं चल रहा, ठीक है, जब तक कि उनको हटाया ना जाए। इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका वास्तव में मतलब वो वास्तव में क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो ये आसान है, ये भी कुछ हार्ड नहीं था। शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है, तो ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या करें, उत्पादन की श्रम कहाँ तकनीकों का अपनाया जाना चाहिए, अर्थात श्रम प्रधान उद्योगों को लगाया जाए। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि नए नए उद्योग श्रम प्रधान जो होंगे, लेबर जिसमें ज़्यादा लगते हैं, वैसे उद्योगों को लगाया जाए, ताकि वहाँ पे लोग क्या रोजगार प्राप्त कर सके। लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, जिसके तहत क्या करें, वे लोग अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुख बनाया जाए, और उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए कि लोग पढ़ाई करने के साथ ही वो क्या करें, बाहर निकलने चाहे तो निकल सकते हैं रोजगार के साथ। लक्षित रोजगार सृजन कार्यक्रम को पूर्ण लगन और ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है लक्षित रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको भी अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह ऋण, प्रशिक्षण, विपणन जैसी सुविधाएं, मतलब ऋण दे, प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे, विपणन मार्केटिंग में हेल्प करे, ठीक है। ये सब उपलब्ध करके वो क्या करें, स्वरोजगार प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विद्युत आपूर्ति, कच्चे माल और यातायात से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है और जो उद्योग अपना क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है, वो लोग क्या करें, अपना उत्पादन पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग कर सके। फिर अगला प्रश्न आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है, ये भी देख लीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा, ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सरकार का वो सार्वजनिक क्षेत्र, जो किसी व्यक्ति का, किसी समूह का वो प्राइवेट क्षेत्र। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा खुद से, आसानी। फिर मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी को ही हम परिश्रम बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। तो मौसमी बेरोजगारी नाम से पता चला है कि क्या होगा, कि कुछ वर्ष के कुछ महीनों में ही होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी। यानी कि वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार उपलब्ध है, बाकी टाइम नहीं है उनके पास। कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते रहते हैं। जब कृषि कार्य होता है, जैसे कि बुआई कटाई के समय ये लोग काम मिलता है, बाकी समय में ये काम नहीं करते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी तो आप समझिए, पश्चिम बेरोजगारी को कहते हैं, तो दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, उत्पादन के उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, उस पर एक टिप्पणी लिखी या वर्णन करे, आ सकता है एग्जाम में। तो किस तरह से मदद कर रहा है, ये बताना है। उत्पादन का मतलब यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र किस तरह से मदद कर रहा है, ये बताना है। तो बता सकते हो कि सरकार द्वारा बुनियादी सेवाएं, जैसे कि अस्पताल, शिक्षा संस्थाएं, डाक, बैंक, परिवहन, बीमा, ये सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि और उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, परिवहन, भंडार आदि क्षेत्र की भूमिका इसमें बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी, लोगों ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं का अधिक उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि अब आजकल आप ही देख लो, जैसे जैसे नई नई तकनीक आ रही है, आप लोग सभी का प्रयोग कर रहे हो, है ना। पहले क्या होता था, मैसेज मैसेज जगह पे क्या कहता था, डाक संदेश अलग से जाता था, है ना। आपको उसके लिए डाकघर में खड़ा रहना पड़ता था, लाइन में लगे रहना पड़ता था। अभी क्या है, मैसेज कहीं कहीं से भी कभी भी टाइप करके भेज देते हो। तो जैसे जैसे सेवाएं बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे सेवाओं का प्रयोग भी बढ़ रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आधार पर नवीन सेवाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र के जीडीपी में बढ़ती महत्व। यहाँ पे बोल रहा है कि जीडीपी जो देखते हैं ना, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें देखा जाता है भारत में सबसे ज्यादा क्या है, जो भी आय आ रहा है ज्यादातर, वो कहाँ से आ रहा है, तृतीय क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि लोगों का तृतीय क्षेत्र में हस्तांतरण, मतलब जो लोग द्वितीय में या प्राथमिक में काम कर रहे हैं, अब लोग वो काम करना नहीं चाहता। अब सबके सब क्या चाहते हैं कि सेवा क्षेत्र में जाए, जहाँ पे उनकी आमदनी अच्छी हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग प्राथमिक द्वितीय छोड़ करके सीधा तृतीय में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यही लाइन लिखा है लास्ट वाला। फिर अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की समस्या से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको ऐसे भी पता होगा कि अर्थव्यवस्था पहले किसे कहते हैं, या अर्थव्यवस्था की संरचना किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा का अर्थ होता है विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभाजन से किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे कि कृषि होगा, उद्योग होगा, परिवहन होगा, बैंकिंग होगा, आदि संपादित होती है। इन्हीं क्रियाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटते हैं, जिसको आप जानते हैं। क्या क्या नाम दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक जिसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीय क्षेत्रक यानी कि टर्सरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आएगा, जो भी कृषि से जुड़ा हुआ ज्यादातर है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तो इसमें ज्यादातर
प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को लेकर के द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और ये क्या करेगा, ये जो तृतीयक क्षेत्र ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को मदद करता है। ठीक है, तो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर अगला प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है: मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित समझाइए। तो ये वाला आप पढ़ सकते हो, एक तरह का लेख है, ऐसे के जैसा है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की क्या उपयोगिता है? इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, अगला चैप्टर देखते हैं पहले। अगला चैप्टर है चैप्टर 3, मुद्रा और साख। ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है, एमसीक्यू करना है मुझसे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे सीधा। तो पहला प्रश्न है कि मुद्रा की परिभाषा दे, तो परिभाषा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। फिर वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। साख इससे क्या समझते हैं, साख का मतलब होता है क्रेडिट, उधार देना। ठीक है, तो वो हो गया। चेक से आप क्या समझते हैं, ऋण की शर्तों से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये सब छोटा छोटा प्रश्न है। आगे चलते हैं हम लोग लघुत्तरी में। तो उधार जाता है, उधार देते समय ऋणाधार की देते समय समर्थन ऋणाधार की मांग क्यों करता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि आप अगर किसी से उधार लेते हो बैंक में जा करके कभी भी, तो आपसे क्या मांगता है, एक गिरवी रखने की चीज़ मांगता है। वो गिरवी रखना क्यों चाहता है, तो वो एक तरह का क्या है, वो आपको एक तरह से बोले तो क्यों रखना चाहेगा, क्योंकि अगर आप किसी समय लौटा नहीं पाते तो वो जो गिरवी रखा है उस सामान को बेच करके उस जो ऋण दिया उसका कुछ हिस्सा आप खुद से प्राप्त कर ले। इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे ही। और ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है, ये देख लीजिए। औपचारिक स्रोत मतलब कि ऑफिशियली जो है, उसी तरह से उल्टा होगा अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक का जो जहाँ पर अंतर होगा वो वाला हम लोग देख लेते हैं, अगर है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम बना सकते हैं। देख लेते हैं फिर भी है क्या क्वेश्चन पहले, उसके बाद समझते हैं। तो दिख नहीं रहा, चलिए वहीं पे देख लीजिए। तो औपचारिक स्रोत, तो पहला औपचारिक स्रोत जो है कि सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, औपचारिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा पंजीकृत, सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी ये क्या कहलाएंगे, औपचारिक स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, इसमें कौन आते हैं, बैंक आते हैं और सहकारी समितियाँ आती है। इसके बाद निरीक्षक निरीक्षक उपलब्ध है यहाँ पे। इसका मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर भी रखता है। तो जो औपचारिक स्रोत है वहाँ पे क्या है, नजर भी रखा जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद कम ब्याज दर, यह सामान्य ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा क्या लेता है, ब्याज दर कम लेता है। तो अनौपचारिक से कम ब्याज दर है यहाँ पे। यह कोई अनुचित शर्त नहीं लगाता तथा इनका उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है। अनौपचारिक क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो अनौपचारिक स्रोत क्षेत्र में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो ऋणदाताओं की या ऋण के नियमों की निरीक्षण करता हो। पहला तो ये कि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। दूसरा, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना है, इसमें सामाजिक कल्याण का कोई महत्व नहीं होता। तो ये भी समझ में आ गया। फिर औपचारिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक ब्याज लेते हैं। तो औपचारिक स्रोत यानी बैंक और सहकारी समिति, इन सबसे क्या होता है, यहाँ पे ब्याज क्या होता है, ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, यह उचित ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कोई कठोर शर्तें भी लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला बोल रहा है कि इसके अंतर्गत वे छोटी छिटपुट इकाइयाँ शामिल होती है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं है। ठीक है, तो अनौपचारिक और औपचारिक का अंतर पूछेगा तो यही आपको लिखना है। समर्थक ऋणादाय का मतलब होता है गिरवी के लिए आप क्या वस्तु दे रहे हैं। ठीक है, वो है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, और नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा। व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, ये आपको हो सकता है कि लघुत्तरी में आए तो देख लीजिएगा। प्लास्टिक मुद्रा पूछ सकता है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। प्लास्टिक मुद्रा का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब है ना, एटीएम कार्ड, ये सब को बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा। धात्विक मुद्रा मतलब कि जो भी धातु से बनी हुई है, तो सोने चांदी का जो बना हुआ है वो सब। ठीक है, फिर उसके बाद है जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है कैसे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। ठीक है, इस चैप्टर का, तो देख लीजिएगा।
इसमें आपको कहानी ही बताया गया है, ठीक है, और आपको एग्जाम में आएगा तो कहानी ही लिखना है। फिर अगला है कि मुद्रा आवश्यकता के दौरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर उदाहरण दे करके है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, ऐसा देखिए कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह उसके विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं के दौरान संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दौरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। अब ये जो लिखा है इसके बजाय हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़े ही क्यों सबसे पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आपको पता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, ये तो पता है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय में खराबी क्या था? खराबी ये था कि अगर मान लेते हैं कि हमको टमाटर बेचना है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को जूते चाहिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या चाहिए? जूते चाहिए। तो ऐसा संयोग होना चाहिए कि हमको जूते मिले, ठीक है, और मेरे से कोई टमाटर ले ले। तो ऐसा संयोग के लिए हमको दोनों दोनों पक्षों को क्या होना चाहिए? ऐसा मिलना चाहिए ना कि हमको हमको जैसे कि जूता चाहिए तो मेरे को ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसको टमाटर चाहिए हो, ठीक है, और उसके पास जूते पड़े हों। तो ऐसा खोजने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था। तो ये सब के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले तो हुआ। और मुद्रा के आविष्कार के कारण क्या हुआ कि हम टमाटर को हम मुद्रा में बेच सकते हैं और जूते को भी मुद्रा के रूप में ले सकते हैं, बिना खोजे कि किसके पास जूता है, किसके पास टमाटर है, ये सब मेहनत से बचे। तो यही एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच में बैंक किस तरह से मध्यस्थता करता है। तो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग हैं तो कहाँ जमा करेंगे पैसा अपना? बैंकों में, ठीक है। और जो जरूरतमंद है उनको लोन चाहिए तो कहाँ जाएंगे? लोन के लिए जाएंगे बैंक में। तो इस तरह से यहाँ पे मध्यस्थता करेगा। तो इसमें पढ़ लीजिएगा बाकी इसके बीच के जो मतलब लोन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 12-13%, है ना। जबकि जो बैंक अपना जो रेट लगाया है कि कितना इंटरेस्ट रेट देगा, वो कितना होता है? वो मामूली होता है, 2-3%। तो इसके बीच से जो आता है वो किसके पास जाता है पैसा? 10-11% वो बैंक रखता है अपने खर्चे के लिए, अपने स्टाफ को देने के लिए, अपने बिल्डिंग का रेंट देने के लिए, ये सब के लिए देता है, ठीक है। यही इसका प्रॉफिट भी होता है। तो देख लीजिए एक बार 10 से नोट के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है, ठीक है। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें औपचारिक स्रोत क्यों बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए जरूरत है क्योंकि ब्याज दर इससे क्या होता है? नियंत्रित रहता है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक ऋणदाताओं पर क्या होता है? ब्याज बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, जो कि उनके लिए हानिकारक होता है। फिर से शर्त मुक्त होते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लिया जाता है। अनौपचारिक स्रोतों का मतलब यहाँ पे है दादा से, दीदी से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, ठीक है, साहूकारों से, इन सब से लिया जाता है। ये अनौपचारिक है, इनको कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई सरकार कभी भी इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे का मूल विचार क्या है? तो इसको पढ़ लीजिएगा कि गरीब, इसमें बोल ये रहा है, क्वेश्चन है कि जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHS, ठीक है, SHGS है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन लोगों को बनाने का कारण क्या था? गरीबों ने ऐसे समूह बनाया क्यों? तो इसका सिंपल सा है कि ग्रामीण गरीब जो है, विशेषकर महिलाओं जो है, वो क्या है, स्वयं सहायता समूह गठन करना, उनको लाभ पहुंचाना मेन मकसद था। छोटे लोगों नहीं होगा यहाँ पे, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे, छोटे ऋण, नहीं ये भी नहीं होगा, क्या यहाँ पे छोड़ दिया है, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करना, उनके लाभ पहुंचाना। अच्छा, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है देखिए यहाँ पे कि ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उनको लाभ पहुंचाना मेन मकसद यहाँ पे था। इसके बाद और क्या क्या मकसद है, और क्या क्या इनका उद्देश्य था कि अपने सदस्यों के
बचत एकत्रित करना और फिर उन्हें उनकी ही आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए देना था। समर्थक ऋणाधार की बिना ऋण प्रदान करना अर्थात शर्त मुक्त ऋण उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास गिरवी देने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों को के लिए ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा सही है। विविध उद्देश्यों के लिए उचित समय पर ऋण प्रदान करना, अलग-अलग कामों के लिए लोगों को अलग-अलग टाइम पे क्या करना, ऋण उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य था। उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना, इनकी जो ब्याज दर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कम होता है, 5-6% ही होता है। जैसे बैंकों में क्या है 10, 11, 12% इस तरह से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहता है, जबकि यहाँ पे क्या है कि 5-6% ही रहता है। तो इस तरह से भी यहाँ पे मदद करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू मारपीट जैसे कई सामुदायिक मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा होती है और कार्रवाई भी होती है। और इसी के साथ यहाँ पे महिलाओं को मजबूती भी प्रदान करता है, जो कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। फिर क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या-क्या दिक्कत आता है बैंकों को और क्यों नहीं देना चाहता, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नज़र रखता है या क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, क्यों ज़रूरी है? हर बैंक के पास अपनी जमा पूंजी का एक न्यूनतम हिस्सा रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि वह न्यूनतम राशि अपने पास रखे। अब ये न्यूनतम राशि जो होता है वो क्यों रखता है? तो इसका कारण ये है कि अब किसी को नहीं पता कि कब लोग आ जाएँगे अचानक से पैसा माँगने के लिए, है ना? तो कम से कम बैंक इतना पैसा रखे कि इन लोगों को पूरा कर सके। अगर मान लेते किसी अफ़वाह के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएँ अचानक से पैसा माँगने के लिए और बैंक बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है कि मार-धाड़ हो जाए, है ना? और लूट-पाट भी हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए बैंक हमेशा क्या रखती है कि न्यूनतम राशि अपने पास रखती है, ताकि अगर कोई अफ़वाह फैली हो तो उसको आरबीआई गवर्नर खुद आके अनाउंस कर दे, सरकार आके अनाउंस कर दे, तो जिसके कारण ये हड़बड़ जो है वो शांत हो जाएगा। और जब शांत हो जाएगा तो लोग वापस से पैसा जमा करना स्टार्ट कर देंगे। तो इतना कम से कम रखना चाहिए न्यूनतम राशि। रिज़र्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं दे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योग चलाने वालों, छोटे ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को भी ऋण दे, ताकि जनसाधारण का कल्याण हो सके। क्योंकि बैंक का जो मोटो है वो लाभ कमाना सिर्फ नहीं है, इसके साथ-साथ सामाजिक कल्याण भी है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं, है ना? तो इसके लिए ज़रूरी है ये वाला रूल फॉलो करें। फिर इसके बाद है कि रिज़र्व बैंक विभिन्न बैंकों से भी यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि किन-किन को कर्ज दे रहे हैं और किस दर पर दे रहे हैं। यह किसी के साथ अन्याय ना कर सके और कोई ठगा ना जाए, इसलिए ऐसा आरबीआई करता है, जो कि बहुत सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विकास में ऋण की भूमिका क्या है? तो विकास में ऋण की भूमिका क्या है? ये एक तरह का लेख है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ये सब फालतू क्वेश्चन है, ये भी फालतू क्वेश्चन है, तो ये सब छोड़िए, अब आगे चलते हैं अगला चैप्टर। ये भी फालतू ही क्वेश्चन है। अगला चैप्टर कौन सा है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 4। आपको पता है एमसीक्यू आपको खुद से करना होगा। और हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ये बताना है। तो इसका मतलब होता है प्रतिबंधों को हटाना। तो यानी कि प्रतिबंधों का मतलब यहाँ पे रूल नियम को कम करना, ठीक है? जो नियम कानून है बहुत ज़्यादा टाइट होने का है, यहाँ पे उदारीकरण नहीं होता, तो उसको कम करना। फिर वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे को अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चन है देख लीजिएगा, आसान ही है, ठीक है? कोई ज़्यादा होगा नहीं दिक्कत। फिर पहला प्रश्न दे देता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, संपूर्ण विश्व को एकल बाजार माना जाता है, ठीक है? इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण और परस्पर संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर वैश्वीकरण कहना है, मानना है, बताना है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एक अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई चीज़ मिल रही है, उसी का वही चीज़ भारतीय अर्थव्यवस्था में मिले, तो यही कहलाएगा यहाँ पे वैश्वीकरण। यानी कि अमेरिका का चीज़ भारत में मिले, अमेरिका की चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मिले, अमेरिका की चीज़ ब्रिटेन में मिले, अमेरिका की चीज़ चाइना में मिले, अमेरिका की चीज़ रशिया में मिले, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वैश्वीकरण, ठीक है? भारत का चीज़ जापान में मिले, भारत का चीज़ चाइना में मिले, भारत का चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मिले, तो ये भी क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। तो इसके बीच ये जो है ना, ये बँटवारा कौन करता है? ये यहाँ पे अमेरिका में मिलना वगैरह क्यों होता है? तो ये होता है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, ठीक है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ये होता है, ठीक है? तो यही लिखा हुआ था।
इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करते हैं, आर्थिक रूप से वर्ष भर निर्भर हो जाते हैं। मतलब हमेशा निर्भर हो जाते हैं कि कहीं से सामान आए तभी कहीं पे पहुँचे, ठीक है। देश मतलब ये हम अमेरिका से मंगा रहे हैं तो अमेरिका पे हमको निर्भर होना पड़ेगा। देश के बाहर के उत्पादक भारत में अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण हम भी अन्य देशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं वैश्वीकरण के कारण। श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश में आवागमन कर सकते हैं वैश्वीकरण के कारण। विश्व के विभिन्न देशों के बीच में श्रम का मुक्त प्रवाह हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। विदेशी निवेश और पूंजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है विदेशी निवेश के कारण। और ये विदेशी निवेश वैश्वीकरण जो है, सॉरी विदेशी निवेश बोल रहे तब से, सॉरी वैश्वीकरण हुआ, ठीक है। तो वैश्वीकरण जो है भारत ने कब अपनाया था, 1991 में, ठीक है। याद रखिएगा 1991 में ही हमने एलपीजी मॉडल अपनाया था। एलपीजी, अब ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। ये क्या है, ये है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो ये चैप्टर में मेनली यही चीज़ पढ़ना है। फिर अगला प्रश्न है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की मदद कैसे करेगा। तो लचीलापन का मतलब यहाँ पे है कि अगर श्रम कानून में कुछ लचीलापन देंगे तो कंपनी कैसे ज़्यादा अपना उत्पादन करेगा और लोगों को भलाई करेगा। तो अस्थायी रोजगार, कंपनियां जो है श्रमिकों को अस्थायी रूप से रोजगार में लगाएगी ताकि उन्हें श्रमिकों को पूरे वर्ष भुगतान करना ना पड़े। इससे उनकी लागत में कम होंगे। जैसे कि समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई मौसम में ना उद्योगों को भी ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर उस समय श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उपलब्ध करा दिया जाए तो क्या होगा कि वहाँ पे श्रमिकों का भी फायदा हो जाएगा और कंपनियों का भी फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि कंपनी अगर श्रमिकों को रख रही है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखना होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ना रख करके वो आपको प्राइवेट प्राइवेट बोल रहे अस्थायी तौर पे रखना होगा, ठीक है, परमानेंट रखना होगा। तो ऐसा कर देते तो इससे क्या होगा, कंपनियों को नुकसान होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अस्थायी तौर पे अगर रखने का मिल जाता मौका तो इससे क्या होगा, कंपनियों को फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। अगला पॉइंट है कि अवकाश का अवसर नहीं, वे श्रमिकों से आधे घंटे और व्यस्त मौसम में नियमित रूप से रात में भी काम कराएगी। इस प्रकार से श्रम लागतों में कटौती कर अधिक लाभ कमाएगी। इस तरह का अगर मिलता है मौका तो कंपनियों को फायदा होगा। यहाँ पे ये बोल रहा। फिर बोल रहे थे अधिक काम कम वेतन, वे अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों को कम मजदूरी देगी और अतिरिक्त काम घंटे काम करने के लिए बाध्य करेगी, क्योंकि श्रमिक के पास काम करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं होता। तो ये सब अगर लचीलापन देने के कारण होगा। अगर लचीलापन देते हैं तो इसके कारण कंपनी को तो बहुत फायदा होगा, लेकिन श्रमिकों का हालत यहाँ पे खराब हो सकता है। सुविधाओं की कमी, उन्हें प्रोविडेंट फंड, छुट्टी के दिन का भुगतान, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, ये सब के अतिरिक्त घंटों का दुगनी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब दिक्कत हो जाएगा श्रमिकों के लिए, ठीक। तो इस प्रकार कंपनियां श्रम लागतों में कटौती कर अधिक लाभ कमाएगी। तो ये हो सकता है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, तो इसको पढ़ लीजिए कहानी की जैसा ही है, ठीक है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन या नियंत्रण स्थापित करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ उत्पादन स्थापित करेगी, सिंपल सा है कि जहाँ मंडियाँ यानी कि जो बाजार है वो सामने हो और जहाँ उत्पादन बिक सके। मंडिया की जगह पे आप बाजार लिखिएगा, वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सस्ता और कुशल श्रमिक जहाँ उपलब्ध हो, उत्पादन के हानिकारक उपलब्ध हो, जैसे कि कच्चा माल जो चाहिए वो, और उसके अलावा जो भी चीज़ चाहिए उसे उद्योग को स्थापित करने के लिए वो सब अगर सामने है तो बेहतर है। सहकारी नीतियाँ भी उदारीकरण के पक्ष में हो तब जा कर के होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से अर्थात साझेदारी से उत्पादन भी स्टार्ट कर सकती है, जहाँ जहाँ वहाँ के देसी बाजार में उन्हें पहचान मिल सकती है। वे आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करती है और आगे यह वस्तु अपने ब्रांड के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बेची जाती है। वह अपने नाम के साथ साथ स्थानीय कंपनियों का नाम भी साथ में रखती है। जैसे कि आपको पता होगा पहले क्या था, हीरो होंडा था, ठीक है। हीरो कहाँ का है, भारतीय था, जबकि होंडा कहाँ का, जापानीज था, ठीक है। तो इस तरह से कंपनियां चलती थी जहाँ पे विदेशी और स्थानीय मिलकर एक साथ में पार्टनरशिप करते थे। फिर यह स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा होती है, ये भी सही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हीरो होंडा में अलग है अभी, ठीक है। तो अभी क्या है, हीरो अपना बजाय अपना जो बाइक का कर रहा है और होंडा भी अपना बाइक का कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, अब राइवल हो गए,
प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं ना। फिर ये वैश्वीकरण का प्रभाव बताना है, कैसा रहा धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि धनात्मक क्या क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका गहरा लाभ हुआ है, ठीक है, इन्हें गहरा मतलब ज़्यादा फायदा हुआ है। कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का भी इस पर इसका धनात्मक प्रभाव पड़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल आपूर्ति करने के कारण क्या हुआ है, स्थानीय कंपनियां अमीर हुआ थोड़ा सा। सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग सेवाएं इससे लाभान्वित हुई। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में भी मदद किया है। अब ऋणात्मक प्रभाव, छोटे निर्माता जो है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। छोटी इकाइयाँ कई छोटी इकाइयाँ बंद हो गई, जिससे वहाँ काम करने वाले बहुत सारे श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा क्या नेगेटिव पड़ा है कि छोटे और कुटीर उद्योगों में कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। तो ऐसे समझ सकते हैं इसमें नेगेटिव में कि अगर आपके पास कोई गांव में मल्टीनेशनल कंपनी आके लगा रही है तो उसके पास बहुत पैसा, वो बहुत तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकती है ना, और सस्ते दरों पे भी बेच सकती है। जबकि कुटीर उद्योग हो या फिर छोटे उद्योग हो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वहाँ पे छोटे उद्योग जितने भी हैं आसपास के वो सब बंद हो जाएंगे और मल्टीनेशनल कंपनी इकलौता हो जाएगा और बाद में वही मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेगी, अपने दामों को बढ़ा देगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। अब अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ वर्ड, तो मेन हाईलाइट देख लेते हैं। व्यापार का अवसर, ठीक है, इसमें के कारण क्या होता है कि यह उत्पादकों को अपने देश से बाहर अपना वस्तु को बेचने में मदद करता है। चुनाव का अवसर, विक्रेताओं के लिए विक्रेताओं के पास बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के चीज़ होते हैं। अब क्रेताओं यानी कि जो ग्राहक है उनके पास चुनने का अवसर होता है कि क्या ले, तो ये चुनाव का अवसर बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अब दो बाजार है तो अलग अलग दाम होता है, कभी कभी देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण दोनों का अलग अलग देश में रहने के बावजूद दोनों का रेट क्या है, सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतियोगिता भावना, प्रतियोगिता भावना मतलब यहाँ पे कि कंपटीशन बढ़ता है। एक देश का उत्पादक दूसरे देश के उत्पादक से क्या करता है, कॉम्पीट करता है और उसके कारण गुणात्मक परिवर्तन आता है। क्वालिटी में क्या होता है, बेहतरी होती है इसमें, ठीक है। तो ये वही है अगला पॉइंट कि गुणवत्ता को वरीयता इसमें दिया जाता है कि जिसका अच्छा रहेगा, इंडिया का हो तो इंडिया का लेंगे, अमेरिका का हो तो अमेरिका का लेंगे। विदेशी व्यापार का क्या लाभ होता है, ये भी पढ़ लीजिएगा कि विदेशी व्यापार के कारण क्या होता है, एक देश के उत्पादक वर्ग अपने माल को दो देशों में बिक्री के लिए भेज सकता है। यदि उनका माल अच्छा और सस्ता होगा तो उसका माल का मांग बढ़ जाएगा, ठीक है। विदेशी व्यापार में परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्लैक मार्केट या काला बाजार का डर नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि विश्व के बाजार में चीज़ें खुलेआम मिलने लगती है। ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ होता है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके पास बहुत सारा विकल्प हो गया कि क्या लेना है, और ऊपर से आपको क्वालिटी देख करके आप ले सकते हो, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि उसका रेट क्या है, तो अच्छा और सस्ता मिलने लगा है। विदेशी व्यापार के कारण क्या होता है कि बाजारों का विस्तार हो जाता है, जिससे कि अतिरिक्त उत्पादन को विदेशी मंडियों यानी कि बाजारों में आसानी से बेचा जा सकता है। तो ये सारा पॉइंट है विदेशी व्यापार का लाभ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश पर आरोप लगाने के कारण, ये छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण विश्व में कैसे पहुंचाता है, ये भी क्वेश्चन काम का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यापार का मतलब होता है कि व्यापार करना, निवेश का मतलब है कि किसी उद्योग में अपना पैसा लगाना। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कंपनियों में से किस प्रकार अलग है, आसान सा है क्वेश्चन। व्यापार और निवेश नीतियाँ का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचती है, छोड़ दीजिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा कि यह एक संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच में व्यापार के नियमों का उदाहरण बनाती है, इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व को बढ़ावा देना है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना यहाँ पे होगा, ठीक है। विश्व व्यापार को, विश्व को बढ़ावा देना नहीं सिर्फ होगा।
फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। 1947 से लेकर 1994 तक ये गैट GATT व्यापार समझौते के नाम से जाना जाता था, जो कि 1995 के बाद में क्या हो गया, गैट को बदल के नाम रख दिया गया WTO। ठीक है, और इसी के बारे में उद्देश्य क्या क्या है वो देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, उदारीकरण और निजीकरण में अंतर क्या है? तो उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है। उदारीकरण विश्व के हर क्षेत्र में लागू की जा सकती है। उदारीकरण निजीकरण का अंग नहीं है, ये अलग है। ठीक है, उदारीकरण में शासकीय नियंत्रण के अधीन उद्योगों को पूर्ण रूप में विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उदारीकरण में औद्योगिक विकास सार्वजनिक लाभ की भावना को ध्यान में रख करके अपनाया जाता है। उदारीकरण उद्योगों के समय आधुनिकरण एवं विस्तार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब हो गए उदारीकरण। और निजीकरण क्या होता है? निजीकरण एक संकुचित अवधारणा है, इसमें विकास हर क्षेत्र में नहीं हो सकता है, ये उदारीकरण का अंग है। निजीकरण क्या है? उदारीकरण का एक अंग है। और निजीकरण में पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण के लिए व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है, लाभ हानि स्वयं वहन करता है। निजीकरण में औद्योगिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ मेन भावना होती है, मुख्य भावना होती है। लोग को, आदमी को, किसी व्यक्ति को प्रॉफिट हो। उद्योग का आधुनिकीकरण एवं विस्तार से निजीकरण ही संभव होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो है कि उदारीकरण का क्या आशय है? आर्थिक सुधारों के अधीन अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर निजीकरण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, मतलब ये इस तरह क्वेश्चन अकेले में नहीं पूछेगा। भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, तो ये भी देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन से प्रोत्साहित करने वाले कारक है। फिर आर्थिक सुधार की प्रक्रिया या नई आर्थिक नीति में कौन सी रणनीतियाँ अपनाई गई थी? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1991 में जब हमने नई आर्थिक नीति अपनाई 1991 में, तो क्या क्या उसमें चेंजेस किए थे। तो पहला ये कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था की जगह पे बोला गया कि आर्थिक उदारता होगी, यानी कि बाजार हमें कंट्रोल करेगा। कठोर लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था 1991 से पहले कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या फिर टेलीफोन का तार ही लेना है, तो आपको एक एक साल 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था, लाइन में लगे रहना पड़ता था, फ़ोन करके हर बार पूछना पड़ता था कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप अभी टेस्ट दीजिए और अभी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आपको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। आपको नया सिम चाहिए, स्कूटर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाता है ना। 6 उद्योगों को छोड़ के बाकी सभी उद्योगों का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया कि उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो केवल शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, खतरनाक और रासायनिक औद्योगिक विस्फोटक, इनको ही विस्फोटक और उसके इनको ही क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए होता है। टोटल कितने उद्योग है? 6 उद्योग है। ठीक है, उद्योगों को अपना विस्तार और उत्पादन करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसके लिए पहले उन्हें क्या होता था? सिक्योरिटी लेनी पड़ती थी। अभी वैसा नहीं है। MRTP एक्ट के अंतर्गत आने वाले कंपनियों को भी भारी छूट दी गई और निर्धारित पूंजी निवेश सीमा ही समाप्त कर दी गई। पहले क्या होता था? एक निवेश सीमा होता था कि इतना करोड़ से आप ज़्यादा आप उस कंपनी में नहीं लगा सकते, वो भी खत्म कर दिया गया। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया गया और इसके लिए उच्च तकनीक का प्रयोग पर बल दिया गया। बैंकों को स्वयं ही ब्याज दर निर्धारित करने की आज़ादी दी गई, जिससे अब भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श और अनुमति की जरूरत नहीं रही थी। पहले क्या होता था? पहले सभी बैंकों को RBI इंस्ट्रक्शन देता था कि उनको कितने बैंक रेट रखना चाहिए किसी भी उद्योग को देने के लिए ऋण। भारी घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व पर सरकारी ना होकर के निजी हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि जो भी भारी घाटा में चल रहा है सार्वजनिक उद्यम है, वो किसको दे दिया गया? किसी प्राइवेट एंटिटी को दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे परिवर्तन किया गया। तो ये हो गया हमारा 14 चैप्टर। 5वां चैप्टर चलते हैं उपभोक्ता अधिकार। इसमें हम केवल बड़ा टिक लगा देते क्योंकि इसमें ज़्यादातर समझने वाला तो कुछ है नहीं, वैसा बहुत ज़्यादा अगर होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, आपको छोटा वाला क्वेश्चन तो खुद से कर लेना है। सोचने के अधिकार से आप क्या समझते हैं देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी नहीं है। ठीक है, 1 घंटा का तो नहीं बनाना है, उससे तो कम ही रखना होगा ना। आप उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो ये आप क्या देखते हैं, क्या चेक करते हैं, वो सब देख लीजिए। ये देख सकते हो कि शोषण किस किस तरीके से होता है, तो वो देख सकते हो। अब ये जागरूकता अभियान कब स्टार्ट हुआ उपभोक्ता के लिए, तो वो भी देख सकते हो। अधिकारों का वर्णन बता दीजिएगा। चुनने का अधिकार आपको मिला हुआ, सूचना का अधिकार मिला हुआ, सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ, शिकायतों को से निपटने का अधिकार मिला हुआ और सुनवाई का भी अधिकार मिला हुआ।
फिर इसके बाद एक ये है कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी है। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है, तो आप यहाँ पे पढ़े ही थे ऊपर में। ठीक है, शोषण किन किन कारणों से होता है, इसी का ठीक ये क्या हो जाएगा, बड़ा रूप में हो जाए, इसको पढ़ सकते हैं एक बार। उपभोक्ता अदालत और उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अंतर स्पष्ट है, तो अंतर बता दीजिएगा कि उपभोक्ता अदालत क्या होता है कि भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय तंत्र की स्थापना की है, जिसमें जिला आता है, राज्य आता है और राष्ट्रीय आता है, यानी कि 3 स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, यानी देश के स्तर पर अदालत बनाया गया है, जहां उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण होता है और उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्त होता है। ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है, तो फिर तो भारत में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न ऐच्छिक संगठनों का निर्माण हुआ, जिन्हें उपभोक्ता फॉर्म या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का कानूनी उपाय है जो भारत सरकार ने 1986 अधिनियम के द्वारा अपनाया गया था। तो ये क्या है, एक तरह का एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब लोगों का समूह जो क्या कहता है, उपभोक्ता से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखता है और उसके खिलाफ अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अदालत में अपील करता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, बाजार में नियम और विनियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये सब तो इम्पोर्टेंट होता नहीं है। देखो तेरे प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा रहे हैं, समझाइए। तो ये बता रहा है कि उपभोक्ता दलों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय अपना करके उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। तो किन किन तरीकों से जागरूक किया जा रहा है, तो पहला, नाटक का उपयोग करके, कानूनों का पालन करके, मीडिया का प्रयोग करके, संचार माध्यमों का प्रयोग करके, बाजार के नियमों का पालन करके, इन सब के जरिए क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के भारत सरकार द्वारा कौन से किन कानूनी मापदंडों को लागू किया गया, इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको पता ही है कि अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो सरकार उस पर सजा देगी। उपभोक्ता शोषण का अर्थ क्या है, कारणों का लिखिए। तो ये वाला भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है कि उपभोक्ता शोषण का अर्थ क्या है और उत्तरदायी कारण क्या है। तो शोषण का मतलब यही है कि आपको गलत चीज़ दे दे, कम मात्रा में दे दे, नकली दे दे, मिलावटी दे दे, तो ये सब क्या है, ये सब आपका शोषण का तरीका है, मतलब शोषण हो रहा है, इसका मतलब है। जब कोई क्रेता जब कोई क्रेता विक्रेता से कोई सामान खरीदता है और उसके बारे में गलत चीज़ दिया जाता है, गलत चीज़ बता करके दिया जाता है, सही बताया नहीं जाता, तो इसी को बोलते हैं उपभोक्ता का शोषण। इसके लिए आकर्षक विज्ञापन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। फिर सूचना का अभाव है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपूर्ति में कमी। ठीक है, वस्तु की आपूर्ति में कमी है, अशिक्षा है, एकाधिकार की स्थिति है। तो एकाधिकार की स्थिति में आप देखते ही हो कि अपने हिसाब से लोग रेट तय करता है, नियम और कानून होने के बावजूद भी उनका अनुपालन नहीं हो रहा। बताइए, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रगति का वर्णन कीजिए। तो ये आपको पहले ही टिक लगा चुके हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली, ये भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल में है कि राष्ट्रीय स्तर पे कब करवा सकते हैं और राज्य स्तर पे कितना तक कितना में होगा, जिला स्तर पे कितना तक का अगर केस है तो होगा, तो वो सब देख सकते हो। एक उपभोक्ता अपने शिकायत का किस प्रकार दर्ज करा सकता है शिकायत को, तो इसको छोड़ दीजिए, ये आपका काम का मतलब पढ़ लीजिएगा, ये आपको डेली जीवन में तो काम आएगा ही। तो ये हो गया हमारा पूरा इकोनॉमिक्स खत्म। आप देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रिवीजन पे ध्यान दीजिए बस।